नमस्कार मित्रों। एक खबर आ रही है पड़ोस से, पाकिस्तान से। उसकी हम समीक्षा करेंगे इस एपिसोड में। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में आईएसआई चीफ को बदल दिया गया है और पाकिस्तान के एडजुटेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को नया आईएसआई चीफ बनाया गया है। कितना महत्वपूर्ण होता है डीजी आईएसआई का पद, ये समझना बहुत जरूरी है। आईएसआई का जो चीफ है वो पाकिस्तान में सेना के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। सत्ता की धुरी भी माना जाता है आईएसआई को। जो घरेलू राजनीति, उसकी जो मिलिट्री पॉलिसी है, उसके जो इंटर स्टेट रिलेशन है, ये सारे ताने बाने को और देश के आंतरिक जो व्यवस्थाएं हैं उन सब को आईएसआई एक प्रकार से जोड़ती है। सब में उसका इन्फ्लुएंस है। आधिकारिक तौर पर ये प्रधानमंत्री के अधीन होता है, लेकिन इसका जो व्यवहारिक स्वरूप देखने को पाकिस्तान में मिलता रहा है शुरू से, वो ये है कि आईएसआई प्रमुख सेना प्रमुख के कंट्रोल में काम करता रहा है। अर्थात सरकार के प्रति जवाब देने वाली एजेंसी को सीधे सेना कंट्रोल करती है, सेना प्रमुख कंट्रोल करता है। और सेना प्रमुख आईएसआई के माध्यम से सरकारी फैसलों पर भी प्रभाव डालने की कोशिश करता है। यानी जो गवर्नमेंट के अंदर या इंटरनल इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करना होगा, तो जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, वो आईएसआई को इसके लिए लगाता है कि इस तरह काम करना चाहिए, वो टास्क देता है। अब ये आईएसआई चीफ जो नए बने हैं, ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। ये जो नए बॉस आए हैं आईएसआई में, मोहम्मद आसिम मलिक, ये पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल हैं और 30 सितंबर को ये आईएसआई का अपना चार्ज ले लेंगे। और जनरल असीम मलिक रावलपिंडी में अभी इनका जो हेडक्वार्टर में ये पोस्टेड है, एडजुटेंट जनरल के रूप में ये तैनात है। वहां का काम देख रहे हैं, वहां के जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसको भी ये देख रहे हैं। उन्हें अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोट किया गया था। उसके पहले मेजर जनरल थे। और मलिक के बैकग्राउंड के बारे में अगर देखा जाए तो ये ब्रिटेन में ये फोर्ट लेवेनवर्थ, यूनाइटेड किंगडम का जो रॉयल मिलिट्री कॉलेज है, वहां से डिफेंस स्टडीज में इन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है। और इन्हें पाकिस्तान का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला हुआ है। जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एकेडमी है, उसका जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, सर्वश्रेष्ठ छात्र को मिलता है, पासिंग आउट परेड पर दिया जाता है, इससे भी इनको नवाजा जा चुका है। और मोहम्मद आसिम मलिक का जो मिलिट्री कैरियर है पाकिस्तान में, वो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। उन क्षेत्रों में इनकी पोस्टिंग रहा है जहां बड़े चुनौती वाले क्षेत्र माने जाते हैं। और इन्होंने बाकायदा, चाहे वजीरिस्तान का मामला हो, इन्फेंट्री ब्रिगेड में इनके काम करने का मामला हो, बलूचिस्तान में भी इनके इन्फेंट्री डिवीजन की इन्होंने कमान संभाली थी। और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण विभागों में इनकी पोस्टिंग होती रही है और इन्होंने बखूबी अपने काम को संभाला है। और आंतरिक सुरक्षा के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, सभी में इनका किसी न किसी समय इन्वॉल्वमेंट रहा है। अब आईएसआई चीफ की नियुक्ति कैसे होती है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। ये नियुक्ति तो प्रधानमंत्री करते हैं और इसकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें यह है कि जो सेना के मुखिया हैं, मिलिट्री चीफ हैं, वो प्रधानमंत्री के सामने कुछ नामों के प्रपोजल भेजते हैं और उस प्रपोजल में प्रधानमंत्री जी को फैसला करना होता है कि किसे आईएसआई चीफ बनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान के संविधान में
इन सब विषयों को लेकर के बड़ा विवाद रहता है और आज तक इसके सिलेक्शन प्रोसेस को फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए, ये तय ही नहीं हो पाया है। और ये सब जानते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो सेना प्रमुख के सलाह के बिना, सेना प्रमुख की इच्छा के बिना आईएसआई चीफ नहीं नियुक्त कर पाया है। अगर किसी ने किया है तो उसको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है और उसी की एक कीमत चुकानी पड़ी है इमरान खान साहब को। इमरान खान सरकार ने मनमाने तरीके से आईएसआई चीफ की नियुक्ति की थी 2021 में, और उस समय जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा जी, उनके बीच इसको लेकर के विवाद भी रहा है। और हालांकि जनरल कमर बाजवा साहब एक ऐसे लीडर रहे हैं पाकिस्तानी सेना के जो बहुत अग्रेसिव नहीं थे, बड़ा संतुलन लेकर चलते थे। आर्मी में भी उनका कोई अग्रेसिव नेचर देखने को नहीं मिला, उनके किसी भी कार्य में इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिली है। इसलिए उन्होंने खुल करके इन सब चीजों का विरोध नहीं किया, लेकिन विवाद बहुत था। और जो इमरान खान की कुर्सी गई है उसके पीछे एक ये भी कारण था कि उन्होंने इन सब मामलों में भी मनमानी की और सेना को अपने निर्णयों से दूर रखने की कोशिश की। और जो भी सरकार पाकिस्तान में सेना को राजनीतिक निर्णयों से बिल्कुल दूर करने की कोशिश करती रही है, उनको अलग थलग करने की कोशिश रही है, सेना उसका नुकसान करने में, तख्तापलट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती रही है। और जनरल बाजवा की मंजूरी के बिना, इच्छा के बिना लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को इमरान खान ने आईएसआई चीफ बनाया था। ये वही फैज हमीद साहब हैं जो आजकल गिरफ्तार कर लिए गए। इमरान खान को भी जेल भेजा गया, उनको भी भेजा गया, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। ये कहा गया कि दोनों की मिली भगत से बहुत से ऐसे काम हुए थे जो इलीगल थे और कुछ के बहुत चर्चा में आए थे। मैं समझता हूं कि इस तरह से आईएसआई चीफ इमरान खान के पिट्ठू थे कि उनके राजनीतिक इच्छाओं की प्रतिपूर्ति में भी उनका पूरा सहयोग करते थे और सेना की इच्छा से भी आगे जाकर के वो इमरान खान का सहयोग करते रहे हैं। और उनकी मनमानी के किस्से ये हैं कि वो पुलिस की डीआईजी, आईजी तक को गिरफ्तार करवा लेते थे, बिजनेसमैन को उठा लेते थे, उनसे मोटा टैक्स वसूला जाता था, पैसा वसूला जाता था। बड़े बड़े लोगों को उन्होंने अपने कारनामे किए। अपने जब डीआईजी, डीजीआईएस आए थे तो उन्होंने बहुत सारे इस तरह के उनके कारनामे आए हैं। और इमरान खान के ऊपर बहुत दबाव था कि उनको हटाया जाए और बाद में फैज हमीद को हटा करके नदीम अंजुम साहब को डीजीआईएसआई बनाया गया था और अभी वर्तमान में वही डीजीआईएसआई है। अब उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब लेने वाले हैं। वर्तमान में अगर थोड़ा सा हम नजर डालें कि आईएसआई की भूमिका भारत और इर्द गिर्द क्या है, तो मैं समझता हूं सबसे पहला मामला आता है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा शुरू से, आजादी से ही, जब से आईएसआई बनी है, आईएसआई को एक परमानेंट टारगेट उसको पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार द्वारा दिया गया। वो है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, अलगाववाद क्रिएट करना है, वहां डिस्टरबेंस क्रिएट करना है, लोगों को भड़काना है, वहां भारत विरोधी अभियान चलाना है, सेना के खिलाफ ह्यूमन राइट के मामले दर्ज हों, बहुत सारी चीजें जो है वहां पर आतंकवाद सहित वो करते रहने का उनका वो रहा है। और वर्तमान में चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में और इस चुनाव में हालांकि आईएसआई की विशेष गतिविधियां नहीं दिख रही, लेकिन पिछले कुछ महीनों से आतंकवाद की घटनाएं जरूर बहुत बढ़ी हुई है। और ये आतंकवादी घटनाएं, एक नई जो बात आई है पिछले महीनों में देखने को मिली है कि वो कश्मीर से शिफ्ट होकर के जम्मू की तरफ आ गया है। अब जम्मू में ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो यह भी एक योजना है क्योंकि जम्मू के सराउंडिंग अब रोहिंग्या, बांग्लादेशी बड़ी संख्या में आ गए हैं, उनको एक स्लीपर्स के लिए एक स्थान मिलने लगा है, सहयोग मिलने लगा है, इसलिए भी ये घटनाएं वहां बढ़ रही हैं। और मैं समझता हूं कि चुनाव के बाद जो सरकार आएगी उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड होगा कि आईएसआई की भूमिका किस प्रकार की वहां होगी। अगर गुप्तार गैंग की सरकार आती है
तो मैं समझता हूं उनका इन्फ्लुएंस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में भी, हमारे यहाँ जो नक्सल की प्रॉब्लम चल रही है उसमें भी, और हमारे पड़ोसी देश चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, आईएसआई की भूमिका हमारे सराउंडिंग बनी हुई है। और बांग्लादेश तो अभी लेटेस्ट न्यूज है, सबके सामने आया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत सारी रिपोर्टों में यह बात कही गई है कि पिछले समय में शेख हसीना साहब की जब सरकार थी मैडम की, तो भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता भी हुआ था कि आईएसआई और उसके इशारे पर जो जमात इस्लामी वहां काम कर रही है उसको ढेर सारी फंडिंग आ रही है, चीन से आ रही है, पाकिस्तान बहुत सारे देशों से मिल रही है, उसके गतिविधियों पर लगाम लगाई जाए, उनके फंडिंग, उनके उनके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं उनको बंद किया जाए, उनके अकाउंट सीज किए जाए, इस पर लेकर के बात हुई थी। और यह भी संज्ञान में आया था कि चीन की सहायता से आईएसआई ने जमात इस्लामी को न केवल बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए, मनमानी तरीके से वहां इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म डेवलप करने के लिए लगाया हुआ है, बल्कि भारत के विरुद्ध भी इनका आतंकी अभियान जमात इस्लामी के थ्रू, रोहिंग्या के थ्रू, बांग्लादेशी इंसर्जेंट्स के थ्रू बराबर चल रहा है। और बांग्लादेश में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, खुफिया एजेंसियों ने भी बताया कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो चीन के संरक्षण में सारा विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ की घटनाएं करा रही है, मुख्य भूमिका आईएसआई की ही है। और बांग्लादेशी नेता शेख हसीना को देश से जो भागना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, अपनी सुरक्षा के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी, ये पूरा स्क्रिप्ट जो है, पूरी भूमिका इसमें आईएसआई की देखने को मिलती है। यह भी पता चला है जानकारी में कि जमात इस्लामी का जो बांग्लादेश में इसका जो स्टूडेंट यूनियन का जो शाखा है, जिसे इस्लामी छात्र शिविर, इसने भी बाकायदा पाकिस्तान में ऐसा माना गया कि ट्रेनिंग वोनिंग दिया गया, आईएसआई ने उसको ट्रेनिंग सपोर्ट किया बहुत प्रकार से। और कोटा का मामला को लेकर के, जो मामला लगभग निपट चुका था, प्रधानमंत्री ने उसको स्वीकार कर लिया था उनकी मांगों को, लेकिन विरोध प्रदर्शन पर अड़े रहे और पाकिस्तान चीन के अनुकूल शासन स्थापित करने के प्रयासों के तहत पूरा काम वहां पर किया गया और बदल करके रख दिया गया। और पहले से ही स्थापित जो अवामी लीग सरकार थी, धीरे धीरे उसको कमजोर किया गया, और इतना कमजोर किया गया कि उनके नेताओं को अपने देश से पलायन करने पर, भागने पर, प्राण बचाने पर विवश होना पड़ा था। अब हम विश्लेषण करते हैं कि नए जो डीजी आईएसआई हैं, आए हैं, उनकी जो नियुक्ति हुई है वो महत्वपूर्ण क्यों है, उनकी आने वाली चुनौतियां क्या है, और वो पाकिस्तान को इस तरह से कैसे उन चुनौतियों पर फिट अपने आप को कर पाएंगे। देखिए, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है असीम मुनीर साहब, ये उनके बड़े करीबी है। स्वाभाविक है कि इस समय जो सरकार है वो बहुत मजबूत नहीं है, राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, तो वहां के जनरल असीम मुनीर का उनके ऊपर निश्चित रूप से प्रभाव है। और देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से बहुत प्रकार की अस्थिरता चल रही है, बहुत प्रकार के आंतरिक समस्याएं वहां चल रही है। चीन की एक बहुत बड़ी समस्या वहां पर चल रही है कि उसका जो बीआरआई प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ सीपेक प्रोजेक्ट है, जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, डिस्टरबेंस है, और बिलियंस खर्च करने के बाद चीन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है। अब वो ना लौट पा रहा है, ना आगे बढ़ पा रहा है, और वो इसके लिए पाकिस्तान को, उसकी सरकार को, सेना को, सबको जिम्मेवार मानता है। सब पैसा भी दिया, प्रोजेक्ट भी मैंने दिया, और हमारा पैसा भी खर्च हो गया, और उसका कोई नतीजा भी नहीं निकल रहा है। चीन का दबाव बहुत बड़ा हुआ है। अगर कुछ नहीं किया तो चीन जो है पाकिस्तान का बड़ा नुकसान करने की योजना पर काम कर सकता है। अलगाववाद चरम पर है, बलूच का अलग मामला चला है, पश्तूनों का अलग चल रहा है, सिंधियों का अलग, सब जगह पर अलगाववाद के खतरे पाकिस्तान में आ रही। पाकिस्तान दुनिया का वो देश बन चुका है जिसको भस्मासुर कह सकते हैं। वो जिस आतंकवादियों को पाला था, आज सब वहां पर पोलराइज हैं, सेंट्रलाइज हैं, और पाकिस्तान को निशाने पर लिए हुए हैं, क्योंकि उनको नया टास्क नहीं मिलेगा, तो उन्होंने तो बंदूक चलाना, हत्या करना, जो उग्रवाद में उनको सिखाया गया वही करेंगे। वो तो जाकर के मिल फैक्ट्री नहीं चलाएंगे, खेती नहीं करेंगे,
उनका स्वभाव जो बन गया करेंगे वही। पाकिस्तान ने उनको कोई नया टास्क उनके पास है नहीं, न बजट है न टास्क है, इसलिए वो वहां पर पलटवार कर रहे हैं। चरमपंथी संगठन वहां का जो मुल्ला कल्चर है, जो तहरीक लब्बैक का मामला आ जाए, बीच बीच में उभर के आता है, ये सब एक बड़ा सरदर्द है पाकिस्तान के लिए। और अननोन गनमैन का भी एक आता रहता है कि बहुत सारे जो हेटलिस्ट टेररिस्ट आतंकवादियों के नेता हैं, तमाम लोग हैं, उनको भी कौन आकर के ठोक जाता है, किसी को पता नहीं चल रहा है। इन सब चीजों से वहां की सरकार तो सरकार है, सेना और आईएसआई की प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है, क्योंकि सेना और आईएसआई के रहते हुए वहां कौन है ऐसा अननोन गनमैन जो आके किसी को भी ठोक कर चला जाता है। लोग कहते हैं राव वाले करा रहे हैं, जो भी है, बहरहाल इसका दबाव सेना और आईएसआई पर और नए जनरल पर, नए जो डीआईजी आए हैं आईएसआई के, उनके ऊपर भी, डीजी आईएसआई है, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। साथ में आजकल पीओके का मामला बहुत चर्चा में रहता है और पाकिस्तान उस पर दबाव में भी है, और ऐसा चर्चा में है कि भारत कभी भी उस पर हमला करके वापस ले सकता है, या प्रेशर है। वहां बहुत बड़ा आंदोलन भी चल रहा है, अलग होने के लिए लोग प्रयास भी कर रहे हैं। उसका भी सेना और आईएसआई पर, सरकार पर बहुत अधिक प्रभाव है। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान का एंगल्स है उसको भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान हो, पख्तूनिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, ये सब जगह कोई ऐसा क्षेत्र पाकिस्तान का नहीं जहां भयंकर उथल पुथल ना चल रही हो। सरकार और सिस्टम पूरी तरह से हैंग हो गया है। आंतरिक कलह, बेरोजगारी, महंगाई, अस्थिरता, अलगाववाद, आतंकवाद, पाकिस्तान की अनगिनत समस्याएं सर उठा करके खड़ी हुई है। पाकिस्तान में चाहे आतंकवाद हो, चाहे आंतरिक संघर्ष हो, ये सब एक बड़ी समस्या पैदा करने के लिए उतावला है। और कोई भी बड़ी समस्या सेना और सरकार के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर सकती है। इसलिए सेना चाहती है कि देश, समाज और सरकार पर भी अपनी पकड़ मजबूत करना है तो आईएसआई का चीफ अपना होना चाहिए। डीजी आईएसआई होगा तो सेना भी अपने तरीके से निर्णय करेगी, मनमानी करेगी, या निर्णय पालन कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, उस चक्रव्यूह में से उसे निकालना और नए सिरे से पाकिस्तान की व्यवस्था को ठीक करना, सुदृढ़ करना, प्रतिष्ठा को बचाना, धूमिल होने से और ज्यादा धूमिल हो इससे बचाना, ये ढेर सारी चुनौतियां हैं, कोई एक दो चुनौतियां नहीं है। और इन चुनौतियों को सरकार भी निपटने का प्रयास करेगी, सेना प्रमुख भी करेंगे, और इन दोनों के बीच की जो महत्वपूर्ण कड़ी है डीजीआईएसआई की, वो करेंगे। उनका प्रयास, उनका विजन क्या होता है, उनके इनिशिएटिव क्या होते हैं, उनकी योजनाएं क्या होती, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं समझता हूं कि जो आसिफ मलिक साहब आए हुए हैं, 30 तारीख को चार्ज लेने वाले हैं, इन परिस्थितियों में वो देश को किस तरह आगे ले जाते हैं, किस तरह से अपनी भूमिका में एक प्रकार से लोगों के सामने सही सिद्ध कर पाते हैं, या पेविलियन वापस चले जाते हैं एक नए विवाद के साथ। देखना यह है कि आने वाले समय में इनके साथ और इनके माध्यम से क्या कुछ होता है। आज इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी लिखें, ताकि हम नए वीडियो के साथ आपके साथ आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।